डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके एग्जाम में आ चुका है, यानी परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न है और आ सकता है क्लास 10th का। तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा और जो है ना टेस्ट दीजिएगा कितना नंबर आप 50 में सही कर पाते हैं, जो है ना। और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कितना नंबर आपका आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न हमारा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो बता दें आपको। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का सी सही जवाब है। ठीक है, 1891 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 1891 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा कहता है, देखिए सेकंड प्रश्न हमारा है कि गिरधर लाल का बेटा कौन है। गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो 2 का आपका सही जवाब है मदन। गिरधर लाल का बेटा का नाम था मदन था, है ना। एक कासू कौन था, याद रखिए कासू जो था ये सेन साहब का बेटा था, जिसे जिसे जो है ना सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसी कासू से मदन का लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और एक बात ये भी याद रखिएगा, एक बात ये भी याद रखिएगा कि कासू को ही, सॉरी नहीं, कासू जो है ना दूसरा था, खोखा दूसरा था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए 12 से हम क्या सीखें भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो 3 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, राम विलास शर्मा। 12 से हम क्या सीखें भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो बता दें आपको 3 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है, भवानी शंकर त्रिवेदी। भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, ये आपका सी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी सही जवाब है। ठीक है, भवानी शंकर त्रिवेदी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। तो आपका 4 का आंसर होगा बी सही जवाब है, ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं। तो आपका 5 का बता दें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, दक्षिण भारत से मिले। नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिण भारत से मिले हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका है कि, अगला प्रश्न आपका है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 6 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1912 में। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में। अगला प्रश्न देखिए आपका कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है। पंडित बिरजू महाराज क्या थे, तो बता दें आपको ऑप्शन नंबर या का सी सही जवाब है, कथक। एक कथक का एक क्या थे, नर्तक थे, डांसर थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अबिनियो किस देश में है। अबिनियो किस देश में है, अबिनियो जो है आपका बता दें फ्रांस में है। किस देश में है, फ्रांस में, याद रखिएगा। 8 का आपका सही जवाब है बी। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर ले, मछली कहानी में, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है ना, किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो आपका 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में है ना, मध्यम वर्ग की कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बिस्मिल्लाह खां को पद्म श्री अवार्ड कब मिला। बिस्मिल्लाह खां को पद्म श्री अवार्ड कब मिला था। तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका डी 1961 में। बिस्मिल्लाह खां को 1961 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गांधी जी क्या कहता है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्तता और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो आपके 11 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, अहिंसक प्रतिरोध। मतलब कि अहिंसक प्रतिरोध को जो है गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लें, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो आप जानते होंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, 1469 में हुआ था, है ना। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा की बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो 13 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, जहांगीर। किसका, जहांगीर का, याद रखिएगा जहांगीर के समकालीन थे। चलिए अगला की बात कर लें, अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वदेशी पाठ के कवि कौन है। स्वदेशी पाठ के कवि कौन है। तो 14 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, प्रेमघन। स्वदेशी कौन लिखे हैं, तो प्रेमघन लिखे हैं, याद रखिएगा प्रेमघन। ठीक है, चलिए अगला की बात कर लेते हैं।
अगला की अगर प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो 15 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। दिनकर जी को किस कृति पर, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 15 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। उर्वशी कौन लिखे हैं, तो रामधारी से दिनकर लिखे हैं और इसी के लिए से इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं आपका क्या है कि हिरोशिमा पाठ के कवि कौन है। हिरोशिमा पाठ के कवि कौन है, तो 16 का आपका सही जवाब है, आपका बता दें 16 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब अज्ञे। हिरोशिमा कौन लिखे हैं, तो अज्ञे जी लिखे हैं। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था कब, एक बार 6 अगस्त को गिराया गया था और एक बार 9 अगस्त को गिराया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अनामिका का जन्म कब हुआ था। अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है 17 अगस्त। देखिए 17 का क्वेश्चन है 17 अगस्त 1961, है ना। 17 अगस्त 1961 में अनामिका का जन्म हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ चुका है और आने की पूरी संभावना बनती है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रख लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है, तो 18 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत हूँ एक प्रकार का साक्षात्कार है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विधा है, तो 19 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ये एक व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत क्या है, एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। एग्जाम देकर आइएगा तो मिलाइएगा कि बोलिएगा किस वीडियो से प्रश्न आपका आया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि प्रश्न 20 से 30 तक, प्रश्न 20 से 30 तक नहीं, यहाँ जो आपका गलत लिखा हुआ 20 से 30 नहीं होना चाहिए, 20 से 23 होना चाहिए, 20 से यहाँ कितना 23 तक। ठीक है, यहाँ बोला कि नागरी लिपि, अभिनयो, अक्षर ज्ञान, मछली, तो आपको इस बात को याद रखना है कि किसका कौन लिखा है। तो बता दिया आपको 20 का जो आंसर होगा आपका, 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब कि नागरी लिपि को कौन लिखा है, तो गुणाकर मूल्य, नागरिक लिपि को कौन लिखा है, गुणाकर मूल्य लिखा है, इस बात को याद रखिएगा। अभिनयो को किसने लिखा है, तो अभिनयो को लिखा है, बता दें 21 का जो आपका आंसर होगा ये डी होगा। अभिनय कौन लिखा है, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी लिखा, अशोक वाजपेयी लिखे हैं। ठीक है ना, अभिनय कौन लिखे हैं, अभिनय को लिखे हैं अशोक वाजपेयी, अभिनय कौन लिखे हैं अशोक वाजपेयी। नागरी लिपि गुणापर मूल्य, अभिनयो अशोक वाजपेयी। और अक्षर ज्ञान कौन लिखे हैं, अक्षर ज्ञान लिखे हैं अनामिका, अक्षर ज्ञान कौन लिखे हैं, सॉरी अक्षर ज्ञान के बास की अगर बात कर ले आपका तो अक्षर, हाँ अनामिका होंगे। और ये मछली कौन लिखे हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल, मछली कौन लिखे हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल। तो इस बात को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की संभावना बनती है। ठीक है, अगर 24 की बात कर लें अगर आप, तो सीता के कितने लड़के थे, सीता के कितने लड़के थे, तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 3। सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे। पापाती का उम्र क्या था, तो 25 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है 12 वर्ष। पापाती कितने वर्ष की थी, तो 12 वर्ष की थी। इस यहाँ में क्वेश्चन आपका आ चुका है और आने की पूरी संभावना बनती है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि माँ कहानी, माँ कहानी की रचयिता कौन है, तो 26 नंबर की अगर बात कर लें तो 26 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, 26 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब ईश्वर पेटलीकर, है ना। माँ कहानी के रचयिता कौन है, ईश्वर पेटलीकर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था, तो 27 का जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है अच्युत। क्या नाम था, अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत नाम था, क्या नाम था, अच्युत नाम था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक कौन है, तो 28 का अगर बात कर ले आंसर की, 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका बी आर नारायण, बी आर नारायण सही जवाब है, अनुवादक हैं। अगला कि माँ के कितने संतान हैं, माँ के कितने संतान हैं, तो 29 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 4। माँ के कितने संतान हैं, 4 संतान हैं, याद रखिएगा, यहाँ में क्वेश्चन आपका आएगा, माँ के 4 संतान थे। ढहते विश्वास कहानी, ढहते विश्वास कहानी है क्या है, किस भाषा में लिखी गई है, तो 30 का जो आंसर ऑप्शन बी आपका सही है उड़िया। ढहते विश्वास जो है
किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ये जो 30 प्रश्न आपका जो है बुक से था, अब 20 प्रश्न ग्रामर से चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ग्रामर से है कि ऊ और पा का उच्चारण क्या है? ऊ और पा का उच्चारण क्या है? तो 31 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, ओष्ठ है। ऊ और पा का, यानी पा में को भी आए, पा फा बा में को भी आवे, सब उच्चारण ओष्ठ होगा, ठीक है। पवार का उच्चारण ओठ होता है। अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जाति व संज्ञा का उदाहरण क्या है? जाति व संज्ञा इसमें कौन है? जातिवाचक। तो कौन सा जाति बता, मतलब देखिए नदी बोलने से सभी नदी का बोध हो रहा है, तो नदी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। जिस जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? जिसको नाम लेने से उसके समुदाय का बोध हो जाए, सभी का बोध हो जाए, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 33 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है कि यथाशक्ति या यथासंभव में कौन सा समास है, मतलब यथाशक्ति या यथासंभव कौन सा समास है? तो 34 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो 35 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 2। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, ठीक है। 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। भविष्य काल के कितने भेद? तो 2 भेद। अगला देखिए 36वां प्रश्न क्या कहता है? तत्पुरुष समास कौन नहीं है? तो 36 का जो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन नंबर सही जवाब है, बनवास तत्पुरुष समास नहीं है। राजपूत, पवनपूत, चौराहा, ये आपका सब क्या है? तत्पुरुष समास कौन नहीं है ना? तो आपका जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है। 36 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही। एक मिनट गलती बता, एक गलत आपका आंसर, ठीक है। आपका जो इसका बता दे आपका आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास कौन नहीं है ना? तो चौराहा ये जो है आपका तत्पुरुष समास नहीं, ये द्विगु समास है। ये कौन समास? द्विगु है। तो ये राजपूत, भवन और ये बनवास आपका सब तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? पहले तो देखिए निर्जन का संधि विच्छेद कीजिए। आपको बताया है, आपको मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग पहचानने के लिए पहले उसको संधि विच्छेद कीजिए, और संधि विच्छेद करने के बाद जो आपका पहला वर्ड आएगा, पहला शब्द आएगा, वही आपका उपसर्ग होगा। तो निर्जन का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ जन, निह जोड़ जन। तो आपका आंसर नी हो जाएगा। 37 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी नहीं नहीं होगा, नीर होता है ना, नीर जोड़ जन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, निर्जन, निर्जन हो जाएगा। नीर आपका उपसर्ग इसमें, ठीक है। मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? तो 38 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आवट। मिलावट, मिलावट में देखो मिलावट, आवट अंतिम होता है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है ना, किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। तो आवट जो है आपको बता दें, ये आपका प्रत्यय है। इसमें मिलावट, मिल जोड़ आवट, आवट प्रत्यय हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? 39 की अगर बात करें, 39 का आपका आंसर क्या होगा? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 39 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, आई। लिखाई में का प्रत्यय कौन है? आई, लिख जोड़ आई, लिखाई, तो आई हो गया। अगला है कि देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है कुछ इसमें छूटा हुआ है, आपको बता देते हैं क्या होना चाहिए। 40 नंबर जो आपका प्रश्न है इसमें कुछ छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो 40 नंबर प्रश्न का जो आपके बात करें, क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि ये जो ऑप्शन है कौन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है? कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो देखिए गिरीश महेंद्र और एकाएक जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ये बागपति व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। बाग जोड़ पत्ती, तो ये आपका व्यंजन, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, लिखाना चाहिए कि कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपका आंसर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? 41 का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हिसाब है, सु जोड़ आगत। स्वागत का संधि विच्छेद सु जोड़ आगत। नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो 42 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चक्षु। चक्षु नयन का, नयन का नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु, ये सब होता है ना। आपका ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया।
अगर 43 की अगर बात करें आंसर की, 43 का आंसर क्या हो सकता है? प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? तो 43 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, निंदा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा होगा, सिंपल सी बात। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो देखिए 44 की अगर आप आंसर की अगर बात करें पहले हम, तो 44 का आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। यह काम जल्दी से करना है ना। आप देखिए जल्दी से यह काम करना है, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी 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 करना है, ये सब वाक्य में कुछ कुछ त्रुटियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 की अगर बात कर लें तो 45 का आपका आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 45 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, अभिलाषा। इसमें अभिलाषा सही है, अभिलाषा 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 ये समझे गलत लिखा हुआ है, अब शुद्ध अभिलाषा इसे लिखाता है। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? 40वां प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 4 भेद होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब है, 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का 4 भेद, अव्यय के भी 4 भेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है कि माता पिता कौन सा समास है? माता पिता कौन सा समास है? 48 का बी आपका सही जवाब है, द्वंद्व समास है। माता पिता द्वंद्व समास है। ठीक है, माता पिता भाई बहन, ठीक है, ये सब आपका जो है द्वंद्व, दादा दादी द्वंद्व समास है। जिसके बीच में हाइफन लगा रहेगा ना, बीच में हाइफन लगा हुआ है ना, तो द्वंद्व समास। कारक के कितने भेद होते हैं? 49 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, है ना, संबंध काके की अधिकार में पर संबंध, है ना, ये सब होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि कारक जो होते हैं 8 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है? इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न कहता है कि कारक निम्न में के पुल्लिंग कौन है? निम्न में पुल्लिंग कौन है? तो 50 का आंसर आपका सी सही जवाब है, विचार आपका पुल्लिंग है, बाकी सबका आपका स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आशा करते हैं आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के वजह से शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और एक वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अगर आपको मालूम है तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपसे प्रश्न ये है, आपका ना सिंपल सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप, अगर आपको मालूम होगा तो आप इसका जवाब कमेंट्स में जरूर कुछ कीजिएगा। आपका प्रश्न ये है कि नलिन बिलोचन शर्मा ने किस पाठ की रचना की है? नलिन बिलोचन शर्मा ने किस पाठ की रचना की है? अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।